दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण की पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित की 5 वीडियो हमने पढ़े थे, जिनमें हमने 131 प्रश्नों का अध्ययन किया। पार्ट 6 से पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न व्याख्या सहित का हम अब 132वें प्रश्न से अध्ययन करेंगे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। थ्योरी को पढ़ने के बाद में हमें अवश्य ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से हमारा रिवीजन हो सके। तो पार्ट 6 में संज्ञा से अव्यय तक यानी विकारी शब्द दो भेद होते हैं। विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, जिनको अव्यय शब्द भी कहते हैं। विकारी शब्द की 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। और अविकारी या अव्यय शब्दों की 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। इन सभी से संबंधित हम प्रश्न संज्ञा से अव्यय तक पढ़ रहे हैं, जिसके हमने 5 पार्ट पढ़ लिए। ये छठा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें 132वें प्रश्न से हम अध्ययन करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन से वाक्य में नहीं हुआ है? बी में नहीं हुआ है। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? जो दो वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय शब्द होते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। चोर ऐसा भागा कि उसका पता ही नहीं लगा, दो उपवाक्यों को जोड़ा गया है। न नोमन तेल होगा न राधा नाचेगी, यहां पर भी दो उपवाक्य हैं। यद्यपि हम वनवासी हैं तो भी लोक के व्यवहारों को भली भांति जानते हैं। तो 132वां जो प्रश्न है, इसमें जो बी विकल्प है, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। राजा ने समुद्र पर्यंत राज्य बढ़ाया, वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अन्य विकल्पों में समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अव्यय या अव्यय को अविकारी शब्द भी कहते हैं। ऐसे शब्द को अव्यय ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। चूंकि अव्यय का रूपांतर नहीं होता, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं। इनका व्यय नहीं होता, अतः ये अव्यय हैं। जैसे जब तक, अभी इधर, अभी उधर, यहाँ इधर, कब, क्यों, वह, आ है, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अर्थात, इत्यादि। अव्यय शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के प्रभाव से नहीं बदलता है, उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? जो कि बहुत सारे शब्द होते हैं अव्यय शब्द, जो कि हमने अभी पढ़े हैं। अव्यय के भेद मुख्यतः 4 होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। वैसे निपात को भी अव्यय शब्दों में शामिल किया जाता है। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? ऐसा पद अव्यय जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ने बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जो अव्यय शब्द वाक्य में किसी एक पद को दूसरे पद से जोड़ता है या किसी एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ता है, तो उस अव्यय शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे आंधी आई और पानी बरसा, यहां और अव्यय समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये पद दो वाक्यों, आंधी आई उपवाक्य है, पानी बरसा उपवाक्य है, को जोड़ता है। तो और जो अव्यय शब्द है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय पूर्व वाक्य का पहले वाक्य का संबंध उत्तर वाक्य यानी बाद वाले वाक्य से जोड़ता है। इसी तरह समुच्चय बोधक अव्यय दो पदों को भी जोड़ता है, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। तो दो पदों को जोड़ने वाला, दो वाक्यों को जोड़ने वाला, दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं, उनको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक
अव्यय के भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। समानाधिकरण किसे कहते हैं और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उन अव्यय शब्दों को कहते हैं जो समान वाक्यों को जोड़ते हैं, समान प्रधान वाक्यों को जोड़ते हैं। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय उन अव्यय शब्दों को कहते हैं जो एक मुख्य वाक्य से अन्य आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के चार भेद हैं, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। 113वां प्रश्न है, पद का परिचय पूछा गया है। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अब यहां पर तरस गया है, इसका पद परिचय देना है, तो इसका सही उत्तर है डी, क्रिया। तरस गया क्रिया है। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया, कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला सही विकल्प क्रिया है। तरस गया क्रिया पद है। 134वां प्रश्न है, विशेषण का भेद पूछा गया है। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। अभिमानी विशेषण शब्द है, लेकिन कौन सा है? डी, गुणवाचक विशेषण शब्द है। अभिमानी गुणवाचक विशेषण है। जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध हो उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी जो विशेषण शब्द पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, स्थिति, रूप, स्वभाव का बोध कराते हैं उनको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और व्यवहार की दृष्टि से विशेषण की चार भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, जिसको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। 135वां प्रश्न है, इन विकल्पों में से इच्छावाचक वाक्य कौन सा है? तो सही उत्तर है डी, मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूं। इच्छा व्यक्त हुई है, इच्छावाचक वाक्य है। तो मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करना चाहता हूं, इच्छावाचक वाक्य है। माताजी बाजार गई है, विधिवाचक वाक्य है। तुम घर जा सकते हो, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञा दी गई है। स्कूल की परीक्षा कब से है, प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वाक्य में विधेय पूछा गया कि विधेय कौन सा है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता और कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं। और वाक्य में जो बचा हुआ है कर्म और क्रिया और उनका जो विस्तार है उसको विधेय कहते हैं। तो शीला गाना गा रही है, वाक्य में विधेय क्या है? कर्ता को छोड़कर जो भी वाक्य में है वो विधेय है। डी, गाना गा रही है, ये सभी पद विधेय कहलाएंगे। तो शीला गाना गा रही है, गाना गा रही है ये उद्देश्य है, गाना गा रही विधेय है और जो शीला शब्द है जो करता है ये उद्देश्य है। जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है अर्थात कर्ता, वह उद्देश्य कहलाता है। और जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यानी जिसके बारे में कहा जाता है उसको तो उद्देश्य कहते हैं। जैसे कर्ता के बारे में कहा जाता है तो उद्देश्य है, और जो कर्ता के बारे में कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन करता है तो कर्ता उद्देश्य हो गया, और मोहन के बारे में क्या कहा जा रहा है, स्कूल जाता है, ये सब बचे हुए पद विधेय कहलाते हैं। 137वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? तो डी, सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, आज्ञा दी गई है। आज्ञावाचक वाक्य के लिए सही विकल्प है सब अपनी जगह पर बैठ जाइए, आज्ञा दे दी गई है। मैंने दूध नहीं पिया, निषेधवाचक वाक्य है, मनाही की जानकारी मिल रही है। वह है
भोजन बहुत स्वादिष्ट है, विस्मयवाचक वाक्य है। वाह, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। ईश्वर सबका भला करे, इच्छावाचक वाक्य है। एक सौ 38वां प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है। बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, ये दो वाक्य हैं और इन दो वाक्यों को और के द्वारा जोड़ा गया है, जो कि अव्यय शब्द है। तो ये दो वाक्य जुड़ करके संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। बादल गरज रहे हैं और वर्षा हो रही है, वाक्य संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य उस वाक्य समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य या मिश्र वाक्य अवयव द्वारा संयुक्त हो। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं कि जिस वाक्य समूह में, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य हो या फिर मिश्र वाक्य हो, मिश्रित वाक्य हो, उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं, जो कि किसी अव्यय शब्द के द्वारा जुड़े होते हैं, समुच्चय अव्यय शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सरल वाक्य है। वह शायद अभी तक नहीं पहुंचा, ये संदेहवाचक वाक्य है। निम्न विकल्पों में से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम छांटना है। तो सही है सी ए, आप सब। ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि वक्ता के लिए, श्रोता के लिए प्रयोग में लिया गया है। आप सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग में लिए जाते हैं। आप सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यह श्रोता के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 कुल सर्वनाम होते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, वे, यह, ये। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, जिसके 3 भेद होते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। 140वां प्रश्न है, निम्न वाक्य में कोष्टक में दिए गए पद का परिचय दीजिए। वीर, राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो वीर क्या है? ये विशेषण शब्द है। वीर विशेषण शब्द है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और व्यवहार की दृष्टि से विशेषण की 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, जिनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। 141वां प्रश्न है, निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूहवाचक संज्ञा कौन सी शब्द में है? तो सही उत्तर है सी, भीड़ समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प भीड़ है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिसे किसी वस्तु, भाव या जीव के नाम का बोध हो। हिंदी व्याकरण में संज्ञा की मुख्यतः 5 भेद है। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण भीड़ है। संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहली संज्ञा का पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे राम, गांधी जी। जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। भाववाचक संज्ञा, लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल। समूहवाचक संज्ञा, सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज। द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा, सोना, चांदी, दूध आदि। 142वां प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर
शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द को क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। वाक्य से अलग रहने पर तो कहते हैं शब्द, और यदि वाक्य के अंदर शब्द को भी प्रयुक्त कर दिया जाता है तो शब्द को कहते हैं पद। क्यों कहते हैं? क्योंकि वाक्य के जो अन्य शब्द हैं उन शब्दों से उसका संबंध बन जाता है, व्याकरणिक कोटि में उसको बांध दिया जाता है, तो वहां पर वाक्य में शब्द को पद कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक जिसका अर्थ निकलता है और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकलता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के ऐसे समूह को, ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले। लेकिन शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक जिसमें अर्थ निकले और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं निकले। लेकिन यदि सार्थक शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया जाता है तो उस सार्थक शब्द को ही पद कहते हैं। 143वां प्रश्न है कि विशेषण का भेद छांटिए। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। कुछ भी क्या है? कौन सा विशेषण शब्द है? कुछ भी। तो यहाँ पर जो कपड़े हैं इनको हम गिन नहीं सकते, नाप तोल नाप सकते हैं, तो यहाँ पर ये परिमाणवाचक विशेषण है ए। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, दिए गए वाक्य के अनुसार इसमें परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द परिमाण का बोध कराते हैं उनको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित का कराए तो निश्चितवाचक और अनिश्चित का कराए तो अनिश्चित वाचक। 144वां प्रश्न है कि क्रियापदबंध छांटिए। अब कमरा खोला जा सकता है में क्रियापदबंध कौन सा है? ऐसे कौन से पद हैं जो कि क्रिया का बोध कराते हैं? तो डी, खोला जा सकता है। खोला जा सकता है ये जो पदबंध है ये क्रियापदबंध है। खोला जा सकता है क्रियापदबंध है। अब कमरा खोला जा सकता है दिए गए वाक्य के अनुसार क्रियापदबंध का उचित विकल्प है खोला जा सकता है। ये ऐसे पदों का समूह है जो क्रिया के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्रियापदबंध किसे कहते हैं? वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रियापदबंध कहलाता है। यानी अनेक क्रियापदों से मिलकर के जो पदबंध बनता है उसको ही क्रियापदबंध कहते हैं। वह बाजार की ओर आया होगा क्रियापदबंध है। मोहन मुझे छत से दिखाई दे रहा है क्रियापदबंध है। सुरेश नदी में डूब गया क्रियापदबंध है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित जो शब्द हैं ये सब की सब क्रियापदबंध है। तो दोस्तों ये हमारे पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित छठा पाठ था जिसको हमने पढ़ा है। थ्योरी के वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद में या एक दो बार देखने के बाद में पिछली परीक्षा में पूछे गए यदि व्याख्या सहित के ये प्रश्नों के वीडियो हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फायदा होगा, बहुत ही अच्छी तैयारी होगी, बहुत ही अच्छा हमारा रिवीजन होगा। जय हिंद।